नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारी सेकंड क्लास है। तो दोस्तों, आज हमारा ये सेकंड क्लास के अंदर अपना ज्योग्राफी का टॉपिक है। अपन ज्योग्राफी की बात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, ज्योग्राफी के अंदर सबसे पहला बेसिक टॉपिक होता है ना, बेसिक टॉपिक देखते हैं सबसे पहले। दोस्तों, कोई भी सब्जेक्ट हो तो उसका बेसिक होता है। जैसे अपने ज्योग्राफी के अंदर भी कुछ चीजें बेसिक होती है। एग्जाम कोई भी हो, कोई भी एग्जाम होती है, छोटी है बड़ी है, पर उसके अंदर जो बेसिक चीजें होती है ना, उनको पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों, बिना समय गवाए हुए हम भी जो बेसिक टॉपिक है अपना, तो उसके अंदर अपन देखते हैं, अध्ययन करते हैं इसका। तो अपना टॉपिक रहेगा आज का अक्षांश एवं देशांतर। ठीक है दोस्तों, लैंगिट्यूड एंड लैटिट्यूड। ठीक है दोस्तों, तो अपन सबसे पहले अक्षांश और देशांतर के अंदर अब अक्षांश का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 अक्षांश, इसकी थोड़ा सा इसका अपन डेफिनेशन देख लेते हैं। उससे पहले देख लेते हैं थोड़ा सा कि जो ग्लोब होता है अपना, जो अपनी पृथ्वी होती है, उसे हम ग्लोब कहते हैं। तो उसके ग्लोब पर दो प्रकार की काल्पनिक रेखाएं पाई जाती है, जिन्हें अक्षांश एवं देशांतर रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अपना जो ग्लोब होता है, पृथ्वी होती है, उसके ऊपर दो प्रकार की काल्पनिक रेखाएं पाई जाती है, दिखाई नहीं देती है। वो एक प्रतीक के रूप में ही हमें मानते हैं, उनको अक्षांश और देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। ध्रुव तारे का प्रकाश पृथ्वी के जिस निश्चित स्थान पर आकर गिरता है, उसे उत्तरी ध्रुव के नाम से जानते हैं। यही उत्तरी ध्रुव समस्त भौगोलिक गणनाओं एवं दिशाओं का आधार होता है। ठीक है दोस्तों, ये बात ये कही गई है कि अपना जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी के ऊपर जो अपने ये नीचे दर्शाया गया है, ये अपनी पृथ्वी है। इस पृथ्वी के ऊपर जो ध्रुव तारा बना हुआ है, इस ध्रुव तारे का प्रकाश पृथ्वी के जिस निश्चित स्थान पर आकर गिरता है, उसे क्या कहा जाता है? उत्तरी ध्रुव। किस नाम से जाना जाता है? ये उत्तरी ध्रुव के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये अपना उत्तरी ध्रुव है। ठीक है, जो नोट से अपने दर्शाया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों, डेफिनेशन देख लेते हैं, इसकी परिभाषा देख लेते हैं किसकी? अक्षांश की। कि पृथ्वी के कक्षा तल पर उसके अक्ष के सहारे खींचे गए कोणों के समान मानों को मिलाने पर बनने वाले काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ, जो अपना ये ग्लोब बना हुआ है, ये ग्लोब है, ये ग्लोब बना हुआ है, ये 0 डिग्री है, बीचों बीच में ये भूमध्य रेखा है। तो ये भूमध्य रेखा के ऊपर जो कोण बनाए गए हैं, तो ये कौन से हुआ? ये रेखाएं कौन सी हुई? अक्ष हो गया, अक्ष हो गए ये इन अक्षों के सहारे, ये कक्षा तल के सहारे जो खींचे गए ये कोण है, दोनों तरफ समान कोण है। ये एक समान कोण हो गया, ये एक समान कोण हो गया। तो इन समान कोणों के मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये अपना पृथ्वी के कक्षा तल पर उसके अक्ष के सहारे खींचे गए कोणों के समान मानों को मिलाने पर बनने वाली काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जो अपना ये हो गया, इसको हम अक्ष कहते हैं, और दूसरा ये लाइन होती है, उसको हम कक्ष कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। ये अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा के समांतर पश्चिम से पूर्व की तरफ खींची जाती है। ठीक है दोस्तों, ये अपना ये उत्तरी ध्रुव हो गया, ये दक्षिणी ध्रुव हो गया, और ये भूमध्य रेखा हो गई। तो ठीक है, ये अक्षांश रेखाएं अपने इस तरफ से इस तरफ खींची जाती है, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर खींची जाती है। ये चीज इसके अंदर बताई गई है। आगे देखते हैं कि दो क्रमिक अक्षांशों के मध्य भाग को जोन कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ, ये मान लो ये 0 डिग्री अक्षांश है, और उससे आगे वाली अक्षांश रेखा कौन सी आएगी? ये नॉर्थ के अंदर आएगी, 1 डिग्री साउथ के अंदर आएगी, साउथ के अंदर आएगी। ठीक है, तो इस और इस अक्षांश के बीच के जो भाग है, उसको क्या कहा जाता है? जोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जोन, कटिबद्ध कहा जाता है। ठीक है, और इन दोनों के बीच की दूरी औसत कितनी मानी जाती है? 111.113 किलोमीटर होती है। ठीक है, आगे देखते हैं कि दो अक्षांश रेखाओं के मध्य औसत दूरी
111.13 किलोमीटर होती है। ठीक है, ये चीज बताई गई है कि दो अक्षांश रेखाओं के मध्य जो औसत दूरी होती है जो 111.13 किलोमीटर होती है। ठीक है दोस्तों, आ रहा है समझ में? आगे देखते हैं हम। अक्षांश रेखाओं का महत्व स्थिति तथा ताप प्रतिबंध के निर्धारण में होता है। और अक्षांश रेखाओं का महत्व किसमें होता है? किसमें होता है कि स्थिति निर्धारण में, एक तो स्थिति निर्धारण में और ताप प्रतिबंध के अंदर इनका निर्धारण होता है अक्षांशों का। आगे देखते हैं दोस्तों, दोनों ध्रुव बिंदुवत होते हैं। दोनों ध्रुव बिंदुवत होते हैं, कहने का मतलब ये 90 डिग्री, इस जगह 90 डिग्री आएगी। ठीक है, और नीचे तो ये दोनों ध्रुव है तो ये बिंदुवत होते हैं। इसे लाइन नहीं खींची जा सकती, अक्षांश रेखा नहीं खींची जा सकती, इसका मतलब ये हुआ। तो टोटल इस ग्लोब पर कितनी अक्षांश रेखाएं खींची जाएगी? 179 रेखाएं खींची जाएगी। ठीक है, तो यही चीज इसके अंदर बताई गई है कि दोनों ध्रुव बिंदुवत होते हैं और कुल अक्षांश रेखाएं 179 होती हैं और पूरे ग्लोब पर वर्त भी 179 होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर देखते हैं हम कि कुल अक्षांश रेखा 179 है और वर्त 179 है। तो सबसे बड़ा ये क्वेश्चन आता है दोस्तों कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा वर्त कौन सा होगा? तो सबसे बड़ा वर्त अपना कौन सा होगा? 0 डिग्री वर्त होगा। ठीक है दोस्तों, ये अपने अक्षांश रेखाओं के बारे में आज हमने थोड़ी सी बात की है, अच्छे से समझाया है और आपने भी अच्छे से समझा होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये आज का टॉपिक यही पूरा करते हैं और इसके नेक्स्ट क्लास में आगे का टॉपिक लेते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।